Hello everyone, welcome back to Commerce with Isha. I'm Isha Kaur. Today we are continuing with part 2 of national income and related aggregates. We will understand some important concepts in a simple and easy way. So let's get started. There are 8 main aggregates: GDP at market price, NDP at market price, GNP at market price, NNP at market price, GDP at factor cost, NDP at factor cost, GNP at factor cost, NNP at factor cost. So first of all, we will begin with GDP at market price. Gross domestic product at market price is the market value of all final goods and services produced within domestic territory during an accounting year. Gross includes depreciation. Domestic product is within the domestic territory. Market price valuation includes the effect of net indirect taxes. GDP is one of the most widely used measures of द साइज ऑफ एन इकोनॉमी. अब हम समझते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस. जीडीपी जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाले सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू. इसमें ग्रॉस का मतलब है कि डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया जाता है. डोमेस्टिक का मतलब है प्रोडक्शन कंट्री कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए. और मार्केट प्राइस का मतलब है कि वैल्यूएशन मार्केट प्राइस पर होती है जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इफेक्ट भी इंक्लूड होता है. सिंपल वर्ड्स में जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें बताता है कि एक साल में कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितनी टोटल फाइनल प्रोडक्शन हुई और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है. इसी वजह से जीडीपी को इकोनॉमिक के साइज़ और परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है. सो नेक्स्ट इज़ एनडीपी एट मार्केट प्राइस. एनडीपी एट मार्केट प्राइस is obtained after deducting depreciation from GDP at market price. It measures net final output produced within domestic territory at market prices. Because depreciation is removed, NDP better reflects the addition to current productive capacity after allowing for capital consumption. अब हम समझते हैं NDP एट मार्केट प्राइस. NDP एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम GDP एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं. इसका सिंपल फार्मूला है NDP एट MP मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन. मतलब कि GDP एट मार्केट प्राइस से हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देते हैं. डेप्रिसिएशन का मतलब है मशीन्स बिल्डिंग और इक्विपमेंट की वैल्यू में यूज़ होने की वजह से आने वाली कमी. मतलब उसमें जो भी टीयर्स जो भी खर्चे आते हैं, जो भी उसकी वैल्यू कम होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में जीडीपी हमें टोटल प्रोडक्शन बताता है, जबकि एनडीपी डेप्रिसिएशन को रिमूव करने के लिए के बाद एक्चुअल नेट प्रोडक्शन बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस 1000 करोड़ है और डेप्रिसिएशन 100 करोड़ है तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस 900 करोड़ है, क्योंकि हम उसमें से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देते हैं. इसीलिए एनडीपी इकोनॉमी के नेट फाइनल आउटपुट को शो करता है. So next is GNP at market price. GNP at market price adjusts GDP for net factor income from abroad. It focuses on the income production attributable to normal residents. If NFIA is positive, GNP is greater than GDP. If NFI is negative, GNP is less than GDP. अब हम बात करते हैं GNP एट मार्केट प्राइस. GNP एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम GDP एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब NFIA या को ऐड करते हैं. इसको फॉर्मूला होता है GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP एट MP प्लस NFIA. मतलब दोनों को ऐड कर देते हैं. GDP एट मार्केट प्राइस और NFI नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम दोनों को ऐड कर देते हैं, जिससे GNP एट मार्केट प्राइस निकल आती है.
फिर हम बात करते हैं NFI को समझने का मतलब है हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने फॉरेन कंट्री से जितनी फैक्टर इनकम अर्न की उसमें से फॉरेनर्स ने हमारी कंट्री से जितनी फैक्टर इनकम अर्न की उससे माइनस करना। अगर NFI पॉजिटिव है तो GNP GDP से ज़्यादा होगा। अगर NFI नेगेटिव है तो GNP GDP से कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर GDP हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि है 1000 करोड़ और NFI है 50 करोड़, तो GNP हमारी 1050 करोड़ होगा क्योंकि हमने उन दोनों को ऐड कर दिया। सिंपल वर्ड्स में GDP डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करता है, जबकि GNP नॉर्मल रेजिडेंट्स जो होते हैं उन पर फोकस करता है। नेक्स्ट इज़ NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम। NNP at factor cost is the net national product valued at factor cost. In conventional school level national income accounting, it is called national income. It can be derived from GDP-MP by adjusting for depreciation, NFIA and indirect taxes. It represents factor income accruing to normal residents from current production. अब हम समझते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे नेशनल इनकम भी कहा जाता है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स को करंट प्रोडक्शन से मिलने वाली टोटल फैक्टर इनकम डेप्रिसिएशन को रिमूव करने के बाद। इसका फार्मूला हम GDP एट मार्केट प्राइस से भी समझ सकते हैं, जैसे कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज़ इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। उसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन से हम उसके बाद डिडक्ट करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम निकालते हैं, यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम कैलकुलेट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को डिडक्ट करके। सिंपल वर्ड्स में पहले हम GDP में NFIA ऐड करते हैं और फिर डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं। जो फाइनल अमाउंट हमें मिलता है उसे NNP एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल GDP एट मार्केट प्राइस हमारी 1000 करोड़ है और NFI है हमारा 50 करोड़, तो डेप्रिसिएशन हमारा 100 करोड़ और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 80 करोड़ हैं, तो नेशनल इनकम हमारी 870 करोड़ होगी। अब वी विल डिस्कस इन एग्रीगेट कन्वर्जन मैप, एक तरह का फ्लो चार्ट है जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं GDP-MP, डेप्रिसिएशन NDP-MP, NFI, NNP-MP, NIT, NNP-FC. Starts with GDP at market price, then subtract depreciation to move from gross to net, add NFI to move from domestic to national, then subtract net indirect taxes to move from market price to factor cost. These three adjustments allow conversion among the major aggregates. अब हम एग्रीगेट कन्वर्जन मैप को समझते हैं। ये मैप हमें बताता है कि GDP एट मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचती हैं। सबसे पहले हम GDP एट मार्केट प्राइस से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, GDP एट NP में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इससे NDP एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में हम करते हैं NDP एट मार्केट प्राइस में NFIA ऐड करेंगे, इससे NNP एट मार्केट प्राइस मिलेगा। स्टेप 3 पे हम बात करते हैं NNP एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी NIT माइनस करेंगे, इससे हमें NNP एट फैक्टर कॉस्ट यही हमारी नेशनल इनकम मिल जाएगी यहाँ पे। तो इजी ट्रिक याद रखिए, ग्रॉस नेट डायरेक्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डोमेस्टिक से नेशनल, जिससे कि NFIA ऐड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, देन उसमें हम NIT माइनस कर देंगे, और इस तरह से हमें GDP एट मार्केट प्राइस को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और हम कोर कन्वर्जन फार्मूलाज को भी समझते हैं। इन फार्मूलाज को याद रखने के लिए बस 3 सिंपल रूल्स याद रखिए। ग्रॉस से नेट जाना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, इसीलिए जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो इससे हमारा नेट निकल जाता है। या जीएनपी एनडीपी एमपी और जीएनपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा एनएनपी एमपी निकलता है। मतलब कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमेशा हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब बात करते हैं डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए। अब डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो एनएफआईए ऐड करते हैं, तो इससे क्या होता है जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए, तो इससे हमारा निकलता है जीएनपी एमपी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी एनआईटी माइनस करते हैं। जैसे जीडीपी एमपी होती है, उसमें हम एनआईटी को डिडक्ट कर देंगे तो हमारा जीडीपी एफ से निकल जाएगा। या फिर एनडीपी, जैसे हमने मार्केट प्राइस डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो एनएफआईए ऐड करेंगे, इसलिए जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए हमारा जीएनपी एमपी निकल जाता है। जैसे कि ये बात की हमने। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना हो तो नेट इंटरेक्ट टैक्सेस एनआईटी माइनस करते हैं, जिससे हमारी जीडीपी एफ से निकल जाती है। तो इस तरह से हम, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एनएनपी एमपी में से हम नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं तो हमारा एनएनपी एफ से निकल जाता है। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम कहते हैं। तो बस यही याद रखिए, ग्रॉस टू नेट, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल, एनएफआईए और मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनआईटी। नेक्स्ट इज 3 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स। सो सबसे पहले मेथड है वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड। एड वैल्यूज created by producing units. Next is income method, add factor income generated in product. Expenditure method adds final expenditure on domestically produced goods and services. In principle, all 3 methods measure the same production process from different angles. Reliable national accounts often combine information from several sources and methods. सो नेशनल इनकम को मेजर करने का 3 मेन मेथड समझते हैं। फर्स्ट है वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड में हम प्रोडक्शन के हर स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड हुई है उसको कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है इनकम मेथड। इसमें प्रोडक्शन के थ्रू जनरेट होने वाली फैक्टर इनकम्स जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड किया जाता है। थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर किए गए फाइनल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब 3 डिफरेंट एंगल्स से मेजर कर रहे हैं, इसीलिए थ्योरेटिकली तीनों मेथड से सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। सो फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट minus intermediate consumption. Estimate gross value added by each producing unit of sector. Add value add across all producing unit to avoid double counting. Include change in inventories where appropriate. Deduct depreciation if a net measure is required. Make valuation and NFIA adjustment depending on the aggregate required. अब हम फर्स्ट मेथड मतलब कि वैल्यू एडेड मेथड की डिटेल में समझते हैं। वैल्यू एडेड का सिंपल फार्मूला है वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसका मतलब किसी प्रोड्यूसर ने जितनी वैल्यू के फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं उसमें से प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बेकर 1000 के ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं और उस ब्रेड को बनाने के लिए 600 का फ्लोर और अदर मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू एडेड होगी 400। इसी तरह इकोनॉमी की सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करके ऐड किया जाता है।
इस मेथड का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है डबल काउंटिंग को अवॉइड करना, ताकि सारे सेम प्रोडक्ट की वैल्यू बार बार कैलकुलेट ना हो। और अगर हम नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डेप्रिसिएशन को भी माइनस किया जाता है। सो सेकंड मेथड इज़ income method. Under the income approach, factor incomes generated by production are aggregated. Major components in traditional treatment include compensation of employees, and interest, profit, and mixed income of self-employed person. Transfer receipts are excluded because they are not payment for current product or services. Windfall capital gains are also excluded from current production income. Appropriate adjustment are made to obtain domestic or national totals. So इसका मतलब इनकम मेथड में हम प्रोडक्शन प्रोसेस से जनरेट होने वाली सभी फैक्टर इनकम्स को ऐड करते हैं। इसमें मेनली सैलरी और वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की मिक्स्ड इनकम इंक्लूड होती है। सिंपल वर्ड्स में हम प्रोडक्शन करने के बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलती है उन सभी इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट्स जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप या गिफ्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब ट्रांसफ़र पेमेंट मैंने ऑलरेडी अपने पार्ट 1 में एक्सप्लेन की है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं जिसको अच्छे से समझना है नेशनल इनकम के बारे में। तो हम बात कर रहे थे क्योंकि ये करंट प्रोडक्शन के बदले में रिसीव नहीं होते, तो इसको हम तभी ये हम नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी तरह विंडफॉल गेंस जैसे लॉटरी विनिंग्स, एकदम से पैसा आना, गैम्बलिंग में को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इजी वे में याद रखिए, इनकम मेथड इज इक्वल टू प्रोडक्शन से अर्न हुई फैक्टर इनकम्स का टोटल। सो दिस इज इनकम मेथड। सो हमारा थर्ड और लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। मेजर्स फाइनल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। कॉमन कंपोनेंट्स आर private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation and net exports. Imports are subtracted because they are not domestically produced. Expenditure on second-hand goods is generally excluded. Through current brokerages, service charges may be included. Pure financial transactions are not treated as expenditure on current output. अब हम थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड को समझते हैं। इस मेथड में इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर किए गए टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया जाता है। इसके मेन कंपोनेंट हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, GDP इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और उसमें हम ऐड कर देते हैं जिसमें सबसे पहले हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके जो भी हमारा निकल आता है उसको हम उसको भी ऐड कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे GDP निकल आता है। इंपोर्ट्स को माइनस किया जाता है क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं हुए होते हैं, और सेकंड हैंड गुड्स की परचेज़ को जनरली इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि उनकी वैल्यू पहले ही प्रोडक्शन के टाइम काउंट हो चुकी होती है। तो सिंपल वर्ड्स में एक्सपेंडिचर मेथड इकोनॉमी के फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर होने वाले टोटल स्पेंडिंग को मेजर करता है। कुछ प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिकॉशंस देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड के। अवॉइड डबल काउंटिंग बाय यूजिंग वैल्यू एडेड और फाइनल आउटपुट्स। Exclude purchase of second-hand goods, include only current services connected with their sale, include own account production when it falls within the production boundary and can be reasonably valued.
Correctly distinguish intermediate consumption from capital formation, account for changes in stocks and inventories, use consistent valuation across sectors. वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस को समझते हैं। सबसे पहले डबल काउंटिंग अवॉइड करनी चाहिए, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को बार बार काउंट करने के बजाय सिर्फ वैल्यू एडेड या फाइनल आउटपुट को इंक्लूड करते हैं। सेकंड हैंड गुड्स की परचेस को इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि उनकी वैल्यू पहले ही काउंट हो चुकी होती है, लेकिन उनकी सेल से रिलेटेड करंट सर्विसेज जैसे ब्रोकरेज या कमीशन इंक्लूड की जा सकती है। जो गुड्स सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस किए गए हैं और जिनकी वैल्यू एस्टिमेट की जा सकती है उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन के बीच डिफरेंस को भी करेक्टली आइडेंटिफाई करना चाहिए। साथ ही स्टॉक या इन्वेंट्री में होने वाले चेंजेस को भी अकाउंट में लेना ज़रूरी है। सिंपल वर्ड्स में वैल्यू एडिट मेथड में हमें ध्यान रखना है कि किसी भी वैल्यू को डबल काउंट ना करें और सिर्फ रेलेवेंट करेंट प्रोडक्शन को इंक्लूड करें। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस इन इनकम मेथड। तो इंक्लूड ओनली इनकम्स arising from current production, exclude transfer payments such as gifts, donation and many social transfers, exclude capital gains from changes in asset prices, include imputed factor income where national accounting conventions require it. Treat mixed income carefully because self-employed income may combine labor and capital returns. Avoid counting the same income more than once. सो अब हम इनकम मेथड यूज़ करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस को समझते हैं। सबसे पहले सिर्फ वही इनकम इंक्लूड होनी चाहिए जो करंट प्रोडक्शन से जनरेट हुई हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे गिफ्ट्स, डोनेशन, स्कॉलरशिप या पेंशन को इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि ये करंट प्रोडक्शन के बदले में नहीं मिलती। कैपिटल गेंस जैसे प्रॉपर्टी या शेयर्स के प्राइस बढ़ने से होने वाली गेन भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। सो नेक्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस की मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इनकम को केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि इसमें लेबर और कैपिटल दोनों की इनकम इंक्लूड हो सकती है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेम इनकम को एक से ज़्यादा बार काउंट नहीं करना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में इनकम मेथड में सिर्फ करंट प्रोडक्शन से अर्न फैक्टर इनकम को काउंट करना है और डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है। Next is precautions in expenditure method. Include only final expenditure, exclude expenditure on intermediate goods, exclude purchase of existing financial assets such as shares and bonds from current final outputs, exclude second-hand goods except the value of current services associated with their transfer, include net exports correctly, exports minus imports. So distinguish consumption expenditure from investment expenditure. सो एक्सपेंडिचर मेथड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन को समझते हैं। सबसे पहले इस मेथड में सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स पर एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होता क्योंकि इससे डबल काउंटिंग हो सकती है। शेयर्स और बॉन्ड जैसे फाइनेंशियल एसेट्स की जो परचेज को भी इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि ये करंट प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। सेकंड हैंड गुड्स की परचेज को एक्सक्लूड किया जाता है लेकिन उनकी सेल से रिलेटेड करंट सर्विसेज जैसे ब्रोकरेज या कमीशन इंक्लूड जो भी इंक्लूड की जा सकती है। नेट एक्सपोर्ट्स को कैलकुलेट करते वक्त याद रखना है नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कब निकलता है? जब एक्सपोर्ट्स में से हम इम्पोर्ट्स डिडक्ट कर देते हैं। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बीच क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ करंट प्रोडक्शन पर होने वाले फाइनल एक्सपेंडिचर को काउंट करना है और डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 2 ईजिली समझ आया होगा। इस टॉपिक के नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट में हम रिमेनिंग कंसेप्ट को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कॉमर्स विद ईशा को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं
इसका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं पार्ट 3 द फाइनल पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।